नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरजे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दैनिक पाठ योजना क्रमांक 2। एक हमने पूर्व में डाल दिया है, प्रकरण था उसके अंदर कृषि। आज का प्रकरण रहने वाला है हमारा मृदा। जैसे कि आपको फाइल की डॉक्यूमेंट्री के लिए सबसे ऊपर आपके जिस भी विद्यालय में आपको इंटर्नशिप दी गई है उस विद्यालय का नाम लिख देना है। जैसे कि हमारे विद्यालय में इंटर्नशिप दी गई है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पे आपको जिस भी गांव में आपको इंटर्नशिप दी गई है उस गांव का नाम लिख देना है। और इंटर्नशिप जिस दिन दिनांक अपनी ये प्रकरण विद्यालय में प्रस्तुत करे उस दिन की आपको दिनांक डाल देनी है। आज की हमारी कक्षा ले लेते हैं हम कक्षा 8वीं क्लास से। हमें विद्यालय में हमारा घंटा चल रहा होता है 6ठा। और आज का विषय ले लेते हैं साथियों भूगोल। और इसके अंदर वर्ग में ए व सदा वर्ग आप कोई भी ले सकते हैं और समय अवधि आपको लिखनी है इसके अंदर 35 से 40 मिनट। और आज का प्रकरण रहने वाला है मृदा। इसके बाद फाइल की डॉक्यूमेंट्री पूरी होने के बाद आपको लिखनी होती है प्रस्तावना। जैसे कि हमने माइक्रो टीचिंग में पहला ही कौशल पढ़ा था, माइक्रो टीचिंग में प्रस्तावना कौशल। ठीक जिस प्रकार माइक्रो टीचिंग में हमने प्रस्तावना कौशल निकाला था, ठीक उसी प्रकार से हमें दैनिक पाठ्य योजना के अंदर भी प्रस्तावना कौशल निकालना होता है। जैसे कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रस्तावना कौशल को किस तरह से निकाला गया। जैसे इस तरफ तो छात्र अध्यापक क्रिया और इस तरफ छात्र क्रिया, इससे अनुक्रिया भी कहते हैं। इसके अंदर आपको जैसे माइक्रो टीचिंग में आपने पहले प्रश्न के उत्तर से दूसरे प्रश्न का निर्माण किया, ठीक इसी तरह से आपको ये बारंबारता दोहराई। जैसे कि आप देख लेते हैं कि हमारे पहला प्रश्न है हमारे लिए अनाज कौन उगाता है, तो आप एक छात्र को खड़ा करोगे और पूछो कि कौन है किसान। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न किसान से ही आपको दूसरा प्रश्न बनाना है किसान अनाज कहाँ उगाता है, तो छात्र ने उत्तर दिया खेतों में। इसके बाद खेतों में भी उत्तर से प्रश्न बनाना है खेतों में अनाज की फसल उगाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो छात्र ने उत्तर देगा भी मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश और इत्यादि संयंत्र। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है कि मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो छात्र ने उत्तर दिया मृदा। आप नेक्स्ट प्रश्न करोगे कि मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हमारा रह जाता है समस्यात्मक प्रश्न। इससे छात्र अपना उत्तर नहीं दे पाता, इसलिए तब हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। समस्यात्मक प्रश्न आने के बाद आपका एक उद्देश्य कथन बोलना होता है। वो उद्देश्य कथन क्या होता है साथियों, देखो कि अच्छा बच्चों, आज हम मृदा व मृदा के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको लिखनी है फाइल के अंदर शिक्षण सामग्री आपने कौन सी पढ़ाते वक्त यूज किया। जैसे एक तो चाक हो गया, जिसे सुधाखंड भी कहते हैं, झाड़न हो गया, लपेट फलक हो गया, जो लपेट फलक हो गया। इसके बाद संकेतक हो गया, चित्र के संयंत्र हो गया, और भी बहुत जैसे चित्र संयंत्र हो गया, और भी दृश्य सर्वे सामग्री इत्यादि हम साथ में ले जा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तावना कंप्लीट होने के पश्चात आपको प्रस्तुतिकरण होता है। जैसे किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण होता है, इसके अंदर आपको ये फाइल की सभी आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि अदा, प्रक्रिया और पदार्थ 3 प्रकार से होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये हमारे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग होती है। पहले 1961 से पहले और तरह की होती थी और पहले हेर्बेटिज प्रणाली पर होती थी। अब 1961 के बाद में हमें अदा, प्रक्रिया और पदार्थ ये हमारे एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग है। जैसे इसके अंदर हमें सबसे पहले हमारा जो भी शिक्षण बिंदु होता है उसके बारे में बताना होता है। उसके बाद इसके अंदर उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार होते हैं, परिवर्तन जो को बताना होता है। इसके बाद अधिगम के अनुभवनीय छात्र क्रिया के बारे में दर्शाना होता है। उसके बाद छात्र क्रिया के बारे में उसके वास्तविक व्यवहार पर, तो यानी छात्र ने क्या सीखा। जैसे कि आपको सबसे पहले शिक्षण बिंदु आप हमारा ले लेते हैं मृदा, भारत की मृदा। इसके अंदर आपको उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहार में 4 उद्देश्य लेने होते हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा है कि ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा है सृजनात्मक। और इसके अंदर आपको एक बार सीख लेने के पश्चात आपको बारंबार सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी लेसनों में एक जैसे ही बनते हैं। मात्र एक शब्द का उत्तर है वो कि हमारा प्रकरण का। जैसे हमारा प्रकरण है मृदा, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या लिखा है इसने। ज्ञानात्मक कि छात्रों में मृदा के बारे में प्रत्यय विज्ञान की क्षमता है। उसके बाद लिखा है कि छात्रों में मृदा के बारे में प्रत्यय समझने की क्षमता है। पदात्मक में लिखा है कि छात्रों में मृदा की पुष्टि करने की क्षमता है और छात्रों में मृदा की व्याख्या करने की क्षमता है। अनुप्रयोग में लिखा है कि छात्रों में मृदा पर तर्क करने की क्षमता है, तो दूसरा लिखा है कि छात्रों में मृदा पर पूर्व कथन करने की क्षमता है। सृजनात्मक में देखा है कि छात्रों में मृदा के मूल्यांकन की क्षमता है और छात्रों में मृदा के संश्लेषण करने की क्षमता है। इस प्रकार आपसे इसको उद्देश्य कथन लिखने होते हैं। इसके अंदर मेन पॉइंट होता है छात्राध्यापक क्रिया का। जैसे कि
आप पाठ बढ़ाने से पूर्व आप एक विकासात्मक प्रश्न पढ़ोगे, जैसे कि मिट्टी मृदा से है तो मिट्टी को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं, आप एक प्रश्न करना है। उसके बाद इसमें विकासात्मक प्रश्न के अंदर आपको छात्र उत्तर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसके अंदर हमने क्या लिख दिया है, अपेक्षित उत्तर, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया। इसके बाद आप मिट्टी के बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे, जैसे कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जैसे मिट्टी या मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा भूमि की वह पटल जो चट्टानों के विखंडन विघटन और जीवाश्मों के सड़ने गलने से मिलकर बनती है। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावत जनक सेल अथवा सशस्त्र सेल जलवायु वनस्पति और अन्य जैव पदार्थों और समय मुख्य कारक है। मृदा अभिक्रिया उसके अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करती है। उदासीन मृदा में पीएच मान 7 होता है और अम्लीय मृदा में इसका मान 7.0 से कम तथा क्षारीय मृदा में 7 से ज़्यादा होता है। उसके बाद हर टॉपिक को पूरा करने के बाद, जैसे मृदा के बारे में आपने बता दिया, उसके बाद आपको मृदा से संबंधित प्रश्न करने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बोध प्रश्न। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बोध प्रश्न इसमें किए हैं कि पहला प्रश्न किया है कि उदासीन मृदा में पीएच का मान कितना होता है, उत्तर नहीं देगा, उत्तर आएगा 7 पीएच होता है। क्षारीय मृदा में 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कम से कम 2 या फिर 3 प्रश्न बोध प्रश्न करने होते हैं। इसके बाद आपको छात्र क्रिया में एक ही बात लिखनी होती है, जब आप पढ़ा रहे होते हो तो कि छात्र या फिर छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इस जो भी बोर्ड की आप प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी बोर्ड पर समझाएंगे, वो आपको इस वास्तविक व्यवहार परिवर्तन में लिखनी होती है। जिस प्रकार से हमने ये बोर्ड को चिपका डाला है, आपको भी इस तरह से चिपका डालना है। आगे देखिए साथियों, अगला है टॉपिक हमारा दैनिक पाठ योजना के अंदर जिस प्रकार से हमारा प्रकरण चेंज होता है, तब प्रकरण चेंज होता है तो हमारे उद्देश्य कथनों को भी चेंज करना होता है। जैसे कि हमारा मृदा के प्रकार के बारे में प्रकरण आता है दूसरा, तो इसके बारे में आपको वही कौशल, वही उद्देश्य कथन दोबारा लिखनी होंगी। जैसे ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और अनुप्रयोग है और सृजनात्मक, इनको दोबारा लिखना होता है। बस इसमें एक ही फर्क होता है कि इसके अंदर छात्रों में मृदा के प्रकारों के प्रति प्रत्याभिज्ञान की क्षमता है, बस इतना आपको ऐड करना और बाकी वही सब लिखना होता है, ठीक है। अब सीधे हम चलते हैं छात्राध्यापक क्रिया के अंदर। जैसे इसके अंदर पहले हमने जैसे छात्राध्यापक पढ़ाएगा, उससे पहले क्या करें, 2 प्रश्न विकासात्मक प्रश्न के लेगा। जैसे कि आपको बोर्ड स्क्रीन में दिखाया गया है कि मृदा के प्रकारों को समझाइए, मृदा के प्रकारों के बारे में समझाइए। तो छात्र ने अपने अपेक्षित उत्तर दिए, अपने सभी ने अपने अपने उत्तर दिए। उसके बाद आप इनको विस्तृत जानकारी देंगे, जैसे कि आपको किस तरह से आपने विस्तृत जानकारी दी है। जैसे कि भारतीय मृदाओं का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण वॉयलकर 1893 और लीडर 1898 में किया। इसके अनुसार भारतीय मृदाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे जलोढ़, रेंगड़ या फिर जैसे काली मृदा भी कहते हैं, लाल लेटराइट मृदा। अब इसके बाद बताया गया है कि ICAR के द्वारा वर्ष 1973 में SP रायचौधरी के पर्यवेक्षण में भारत की मृदा को 7 समूह में विभाजित किया है। भारत में निम्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, जो इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको अलग अलग मृदा की व्याख्यात्मक रूप से वर्णन किया गया है। जैसे कि पहली है जलोढ़ मृदा। इसके अंदर यह उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग या फिर 8 लाख वर्ग किलोमीटर को ढके हुए हैं। यह निक्षेप मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेप किया है। भारत के विशाल मैदान व तटीय मैदान कांप मिट्टी से बने हुए हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है वो काली मृदा। 2 नंबर पर हमारी काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेंगर मृदाएं भी कहा जाता है। लावा निर्मित होने तथा लोहे व एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इनका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसके बाद हमने लिखा है कि लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रेवेदार अग्रणी चट्टानें पाई जाती है। यह ओडिशा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग, तमिलनाडु और कर्नाटक आदि में पाई जाती है। उसके बाद हमने लास्ट मृदा ली है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट होता है। यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में मिलती है। इसके बाद आपने जैसे भी मृदा का वर्गीकरण किया, उसके बाद जस्ट आपको छात्रों से पूछना होता है कि कितने छात्रों ने कितने प्रतिशत आपका पढ़ाए हुए ज्ञान को समझने किया, जिसे क्या कहते हैं, बोध प्रश्न।
जैसे आपने पहला प्रश्न किया, बौद्ध प्रश्न के अंदर जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो आप छात्रों ने उत्तर दिया उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में। तो आप दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो छात्रों ने उत्तर दिया रेगिर मृदा। तीसरा प्रश्न है लाल मृदा का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, तो छात्रों ने उत्तर दिया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक इत्यादि में। इसके बाद ऊपर में बता दिए कि छात्र के अंदर आपको छात्र एक ही बात लिखनी है, छात्र या फिर छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं या फिर और कुछ और या लिखेंगे, आप जो भी बहुत प्रश्न के उत्तर आते हैं वो लिखने होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना होता। इस बॉक्स के अंदर आपने जो भी ब्लैक बोर्ड पर जो भी कार्य किए उसको लिखना होता है, ठीक है। और इसके अंदर विशेष ध्यान जैसे जैसे हमारा प्रकरण चेंज होगा जैसे वैसे ही हमारा उद्देश्य कथन भी लिखने होंगे। जैसे कि इसके बाद कंप्लीट होने के पश्चात आपको क्या होता है, मूल्यांकन का कार्य देना होता है। जैसे कि इसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्टिव टाइप रिक्त स्थान वाले और अतिरिक्तात्मक, कलुक्तात्मक और निबंधात्मक सभी प्रश्नों का समावेश करना होता है, जिससे छात्रों का मूल्यांकन अच्छी तरह से हो सके। जैसे कि इसके अंदर पहला प्रश्न दिया गया है कि वो 2 विकल्पात्मक प्रश्न है, इसमें से भारत के किस क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है, इस तरह से आपको ऑप्शन डाल देनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न डाल देना है कि रेगिर मृदा का दूसरा नाम क्या है, इस तरह से ऑप्शन डाल देना है। तीसरा प्रश्न जलोढ़ मृदा नीडेस का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाए, जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाए, इस तरह से प्रश्न यहाँ पे उत्तर आ जाएगा उसका। चौथा प्रश्न है कि लाल मृदा के बारे में समझाइए, ठीक है। पांचवा प्रश्न ले लेते हैं मूल्यांकन के दौरान कि लेटराइट प्रकार की मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 काली मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके बाद गृह कार्य के लिए एक शब्द दिया है, एक प्रश्न दिया है कि भारत की मृदाओं के बारे में विस्तार पूर्वक से समझाइए। इसके बाद हमारी ओर से ये लेसन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद शिक्षक द्वारा हमारी जो लेसन प्लान है, हमारी डायरी है जो कॉलेज में जमा होने के पश्चात इसको क्या की चेक किया जाता है और उनको क्या दी जाती है, नंबरिंग दी जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आज का ये लेसन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करना। बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक बने रहिए अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। वाह।